अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये डेवलपमेंट आप तमाम की तमाम सुन लें, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो दोस्तों ये एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। ये असल में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का वेस्टर्न रूट है। 292 किलोमीटर का DI खान इस्लामाबाद मोटरवे। तो ये तकरीबन कंप्लीट ही हो चुकी है। तो ये कुछ तस्वीर मज़ीद इसकी सामने आई हैं, ये आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये तरक्याती काम कभी शुरू हुए थे आज से कुछ साल पहले, तो अब ये काफ़ी हद तक मुकम्मल होते जा रही हैं। अब दोस्तों ये तस्वीर आपने देख ली होंगी यकीनन। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों डबल डेकर बसी सर्विस लॉन्च करने जा रही हैं कराची और हैदराबाद के अंदर, यानी सिंध गवर्नमेंट ये करने जा रही है। अच्छी डेवलपमेंट है ताकि सिंध के जो आप कह लें कि मकामात है, तारीख़ी मकामात है या इसके अलावा खूबसूरती है, उसे उजागर करने में ये अहम किरदार अदा करेंगी बसेस। तो टूरिज़म को बुनियादी तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा, कल्चर को फ़रोग़ दिया जाएगा इन बसेस के ज़रिए। तो डबल डेकर बसेस आजकल इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बाकी सिटीज़ के अंदर, पंजाब के अंदर भी इन्हें लॉन्च किया जा चुका है काफ़ी अर्से पहले से। तो अब अगर कराची के लिए लॉन्च होने जा रही है और हैदराबाद के लिए लॉन्च होने जा रही है, तो ये एक और अच्छी डेवलपमेंट है। शुक्र है कि अब हमें कराची और सिंध से भी कुछ डेवलपमेंट मिल जाती हैं, वरना तो पहले सिर्फ आपको पता है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के काम ज़्यादातर होते थे या पंजाब गवर्नमेंट के। तो अगर छोटे मोटी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं तो ये भी अच्छी एक चीज़ है कि चले अवाम के प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ सिंध गवर्नमेंट ने भी हाथ पाँव थोड़े से चलाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट कुछ गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस भी बना दे कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, ताकि अगर टूरिज़म को फ़रोग़ देना है तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम टूरिज़म की बात करें और इसमें कोई फैसिलिटी ना हो। रहने की फ़ैसिलिटी भी देनी पड़ती है, हर किस्म की फ़ैसिलिटी साथ साथ देनी पड़ती है। अगर सिंध गवर्नमेंट समझती है कि एक इलाका बड़ा तारीख़ी है या बड़ा खूबसूरत है, वहाँ लोग विज़िट करेंगे, तो वहाँ रेस्ट हाउस भी चाहिए, वहाँ बाकी चीज़ों की फैसिलिटी भी चाहिए। तो ये सिंध गवर्नमेंट का पूरा एक प्लान है जिसके ऊपर वो अमल करना चाह रही हैं। अब देखते हैं कि कब तक डबल डेकर बसेस भी आ जाएंगी कराची और हैदराबाद के अंदर, और इसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया जो रेस्ट हाउसेस वो भी बन जाएंगे। अब दोस्तों ये एक वीडियो आपके सामने आ रही होगी, ये वीडियो आप देख लें। दोस्तों ये असल में इनकमिंग टरबाइंस रनर है 720 मेगावाट के रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो ये टरबाइन रनर है, ये चलेगी तो इंशाल्लाह बिजली इससे फिर पैदा होगी गालबन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाई जा रही है 720 मेगावाट के रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि ये CPEC के तहत कायम होने वाले प्रोजेक्ट थे। अब दोस्तों नई डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ कि चलें आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाए, और साथ में इसका कुछ और मकसद भी होगा, वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये असल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये अभी 2020 के 3 माह की, यानी आप फर्स्ट क्वार्टर भी इसे कह सकते हैं 2020 के लिए। तो इसमें ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मालूमात सामने आई है कि 56% ये गिर चुकी है। अब देखें दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो हालात बढ़ रहे हैं ना, तो इस वजह से ऐसा होता हुआ अब नज़र आएगा। शायद अगली बार ये इन्वेस्टमेंट मज़ीद गिर जाए। इसका रीज़न ये है कि हालात जो है ना वो इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हों तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर लड़ाई झगड़े शुरू हो चुकी हैं पॉलिटिक्स के अंदर और वहाँ हम ये भी कह सकें कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। ऐसे में दोस्तों अपोजिशन का तो कुछ नहीं जाता, असल में हुकूमत का ही सब कुछ जाता है। अवाम जो है वो हुकूमत को गालियाँ देती है। तो अगर इसी तरह इन्वेस्टमेंट गिरेगी, जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट आती है, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास है 1 करोड़ रुपया, मैंने अब इन्वेस्ट करना है, तो मैं जब इन्वेस्ट करूँगा तो नौकरियाँ पैदा होंगी, मुझे लोगों की ज़रूरत होगी। मैंने अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो फिर लोगों को जॉब मिलेगी। तो इस तरह फिर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए नौकरियाँ पैदा होती हैं जो कि अब कम हो चुकी हैं। तो ऐसे में फिर प्रेशर किसके ऊपर आएगा? अवाम के ऊपर, और अवाम गालियाँ किसे देगी? हुकूमत को देगी। अपोजिशन का तो कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए जो हालात पैदा हो रही हैं, इसे चाहिए कि हुकूमत को कंट्रोल करना, वरना ये मज़ीद अनपॉपुलर हुकूमत हो जाएगी। तो ये बताने का मकसद यही था कि 56% पिछले साल के कंपैरिजन में ये गिरी है, और पिछला साल भी आपको पता है कि PTI का साल था। अब तो आपको
आपको ये भी पता है कि जो कोविड-19 है वो जुलाई के बाद पाकिस्तान के अंदर असर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो चुका है। और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री की तरह चलता हुआ नज़र आ रहा है। कोविड-19 का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इशू है, लेकिन उस तरह का इशू नहीं जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर है। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट है, वो भी मालूमात के लिए शेयर कर देता हूँ। ये है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों ये भी कुछ 6.78% तक बताया जा रहा है कि गिर चुकी है नीचे। इसका भी रीज़न दोस्तों आपको पता है, एक तो जुलाई 2020 की तरफ देखा जाए तो कोविड-19 का असर तो था, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये मैंने इसलिए चीज़ें शेयर की है कि आपको पता होना चाहिए कि रीज़न्स क्या होती हैं जब ऐसे डेवलपमेंट सामने आएँ। वरना तो आपको पता है कि 20 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, एक मर्जिंग मार्केट है पाकिस्तान की। तो यहाँ तो ये चीज़ें बढ़नी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते तब तक ये भी मुमकिन नहीं। कोई भी अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता पाकिस्तान के अंदर। तो खैर दोस्तों ये सारी डेवलपमेंट शेयर की मैंने इसलिए शेयर की कि आपकी मालूमात में इजाफा हो। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।